हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शशि वालिया और एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इस पे हमने पहले रिफ्लेक्शन के बारे में सारी बात कर ली है कि अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट ऐसे क्यों स्ट्रेट लाइन में बिहेव कर रही है, ये सारी बातें हम अभी कर चुके थे। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में जो हमने फर्स्ट पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन के केस में हमने स्टडी किया जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, क्योंकि जो बोल सकते हैं जहां से लाइट अभी टकराती है उसके आर पार लाइट जा नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है इस केस में क्या डिफाइन किया गया कि लाइट मीडियम के आर पार जा सकती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि चेंज इन दी path of the light, change in the path of the light, refraction simply क्या है, change in the path of the light, path of the light, path of the light when light passes through, when light passes from one medium to another, one medium टू अनदर। ये सिंपल सी आती है आपकी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके पाथ में चेंज हो जाएगा, उसके पाथ में आएगा क्या, उसके पाथ में आएगा चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जब फॉर एग्जांपल ये आपका कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है फॉर एग्जांपल अगेन, और इस मीडियम में क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है जी, अब दो केस हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, अब इस मीडियम, ये मान लिया मीडियम 1 और ये मान लिया मीडियम 2। ठीक है जी, इस लाइन के नीचे वाला मीडियम क्या है, मीडियम 2 है। अब क्या है कि जब लाइट आएगी इस नॉर्मल में, मान के चलो किसी एंगल पे आई लाइट, किसी एंगल पे आई लाइट। ठीक है जी, अब ये जो लाइट है इसका एक पार्ट तो हो जाएगा रिफ्लेक्ट, जिसकी पूरी स्टडी हम पहले कर चुके हैं। मान के चलो ये वाला पार्ट हो गया आपका रिफ्लेक्ट, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इतना तो समझ में आता है कि ये एंगल आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आई होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, बट जब दूसरे मीडियम में जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, ये तो हो गई आपकी सिंपल रिफ्लेक्शन जो आपने पहले पढ़ ली है। ठीक है, उसके बारे में हमने सारी स्टडी कर ली है। जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब इसको फिर से बनाता हूं, पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, या तो सीधी या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या तो नॉर्मल के की तरफ आएगी। लेकिन ये वाली जो होगी, अगर ये नहीं होता मीडियम, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सिंपल सी बात है लाइट कैसे निकल जाती, ऐसे ये सीधी निकल जाती। ठीक है जी, लेकिन सीधी नहीं निकली, ये कुछ अपने पाथ से डेविएट हो गई। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका रिफ्रैक्टेड रे। कैसी रे? रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम दिया बेटा? इसको नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये सिंपल सा जो बोल सकते हो जो रिफ्रैक्शन है कुछ ऐसे होती है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के रूल क्या है? ठीक है, रिफ्रैक्शन के रूल जैसे वहां पे पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ रूल होते हैं। रिफ्रैक्शन के भी कुछ रूल होते हैं कि कितना लाइट बेंड करेगी, कैसे लाइट बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर जो रूल्स हैं उसको दिया, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलने का मतलब है कि जिस पर्सन ने इन रूल्स को दिया, ठीक है, लॉज ऑफ, ये जो ऊपर डायग्राम बना है ऐसा आपकी बुक में बना हुआ है। ठीक है, ऐसा आपकी बुक में बना है। ये इंसिडेंट रे, ये अभी रिफ्लेक्टेड रे, ये सरफेस है, मतलब ये वाला सरफेस क्या है, इसके अंदर जब लाइट जा रही है तो एंगल कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे रिफ्लेक्शन होगा उसको नाम दिया हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम दिया उसको हमने? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ जिसको नाम दिया हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
क्या नाम दिया जी उसको, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहला तो आपको पता होगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन और शुड बी इन सेम प्लेन। सबसे पहले वाला तो उसकी तरह ही, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही पहले, या इसका एक और नाम होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, सेकंड ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और थर्ड आता है आपका नॉर्मल, नॉर्मल दे शुड बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो कभी भी हम रिफ्रैक्टेड पढ़ेंगे, जब भी रिफ्रैक्टेड से रिलेटेड कोई भी स्टडी करेंगे, तो सिंपल सी बात है ये लॉज फॉलो होंगे ही होंगे, ये लॉज फॉलो होंगे ही होंगे। ठीक है जी। सेकंड आता है आपका, सेकंड आता है आपका एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई बाय साइन आर शुड बी अ कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा, जो कांस्टेंट है, जिसको लिखा जाएगा, अगर ये वाला मीडियम ऊपर वाला 1 है, मतलब जहां से लाइट आ रही है, और नीचे वाला 2 है, तो इसको लिखा जाएगा n21। क्या लिखा जाएगा उसको, n21। और n21 को बोला जाता है बेटा, n21 इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n21 लिखा है, n21 लिखा है, या फिर जो पहले टर्म लिखी जाती है n के बाद, तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ऑफ मीडियम 1, ऑफ मीडियम 2, ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, n21, n21। और n21 को बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट ये बताएगा कि जो लाइट है वो आपका नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है। यहां पे एक और चीज अभी निकल के आती है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेरर मीडियम। इसी से बेसिस पे दो चीजें निकल के आती हैं यहां पे, जिसमें से एक है आपका, इसमें से एक है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है, व्हेन एंगल ऑफ आई या एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और इस केस में क्या होता है, n21 इज ग्रेटर देन 1, n21 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज साइन आई क्या होता है आपका, जो साइन आई अगर एंगल बड़ा होता है तो उस साइन पर्टिकुलर साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ी आती है, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ी आती है। कि मेरी बात समझ में आई। तो यहां पे बोलने का मतलब है कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम अगर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो बोला जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो क्या बोला जाएगा बेटा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो लाइट क्या करेगी, लाइट विल मूव और यू कैन से बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इस केस में जो ऊपर जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, ये क्या है, जो मीडियम 1 है, जो मीडियम 1 है, जहां से लाइट आ रही है और जहां पे जा रही है, जहां से आ रही है वो है आपका रेरर मीडियम, और जहां पे जा रही है वो है आपका डेंसर मीडियम। क्योंकि लाइट क्या है, अगर नहीं होता ये मीडियम तो सीधी निकल जाती, ये क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, मतलब ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ये मास डेंसिटी से इसका ले लेना देना नहीं है, ये कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आई। ये कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है जी, थोड़ी बहुत आई कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर दूसरा कैसा आता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम। इसका
बोलने का मतलब है कि लाइट कहां से आई, इस केस में पहले वाले केस में, इस केस में लाइट कहां से आई, रेयर से डेंसर मीडियम। कहां से कहां को गई, रेयर से डेंसर मीडियम। अगर सेकंड केस अगर आप देखोगे, रेयर से डेंसर मीडियम। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे सेकंड आता है आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कैसा आता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब है कि जहां पे क्या हो आपका, एक तो I इज लेस देन R, मीन टू से दैट R इज ग्रेटर देन I, मतलब लाइट क्या है आपका, नॉर्मल से दूर जाए, और इस केस में क्या होगा, N21 को मतलब जो मीडियम 2 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1 आएगी। क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। एंड लाइट विल मीन टू से दैट लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम या मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मेरी बात समझ में आई। और ये क्या होगा, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है। जहां पे लाइट जा रही है वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? साइन I बाई साइन R को बोला गया। यहां पे अगर मैं और इसको ये करूं, जैसे आगे और चलूं, सिंपल बातें, अगर साइन I बाय साइन R की वैल्यू है N21, क्या वैल्यू है इसकी, N21। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 बाय N1, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं फिर से लिखूं, अगर मैं साइन R बाय साइन I लिखूं तो ये क्या हो जाएगी, 1 बाय N21। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 1 बाय N21 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 बाय N21 को लिख सकता हूं मैं N12। ठीक है, अगर साइन I बाय साइन R N21 तो साइन R बाय साइन I को क्या लिख सकता हूं मैं, N12। बोलने का मतलब क्या है कि अगर लाइट मीडियम 2 से 1 में जा रही है, मीडियम 2 से 1 में जा रही है तो लिखेंगे N21, और दूसरे जा रही है तो उसको लिखेंगे N12। क्या लिखेंगे उसको, N12। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक कि नहीं, है ना? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि N21 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय N12। इन दोनों को आपस में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये रिलेशन भी आपके दिमाग में रहे तो आपको थोड़ा सा समझ होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बातें हैं। ये कहां से रिलेटेड बातें हैं, ये बातें हैं आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये कहां से रिलेटेड बातें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। एक और चीज, मतलब सिंपली अगर आपको समझ में आया है थोड़ा भी, जैसे आपसे कोई बोले कि N32 का मतलब क्या है कि लाइट इज मूविंग फ्रॉम, इसका मतलब है N32 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहां पे मेरे पास एक रिलेशन और है जिसको बोला N31 और दूसरे को बोला मैंने N12। दूसरे को क्या बोला मैंने, N21। N31 का मतलब क्या है, N31 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और N12 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। N31 को क्या लिख सकता हूं मैं, N3 बाय N1, और N12 को क्या लिख सकता हूं मैं, N1 बाय N2। सो N3, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, N3 बाय N2। अगर मैं दोनों को लिखूं, नीचे वाले को अगर मैं इसको कर दूं N3 बाय N1 तो N1 बाय N2, तो N1 से N1 कट जाएगा तो क्या आएगा, N3 बाय N2। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इनडायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि N32, इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूं इन सब बातों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि N32 इज इक्वल टू N31 इंटू
N12। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये रिलेशंस आपको, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये देखने में थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये क्या N बार में बार बार लिखा है, लेकिन इसको पढ़ के जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझना है इसको, क्योंकि जब आगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी, ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? ठीक है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। साइन आई बाई साइन आर, ये जो छोटे छोटे अभी मतलब जो भी रिलेशन आपको पता होने चाहिए, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखो कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N21, और उसका मतलब होता है N2 बाय N1। ठीक है, मीडियम 2 विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो गेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा गेम है कि लाइट कितना बेंड करेगी, उस मीडियम की कितनी बोल सकते हो पावर है, उस मीडियम की कितनी पावर है लाइट को बेंड करने की। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, ये बेसिकली इसके कोई भी डायमेंशंस होते नहीं है, इसके कोई भी डायमेंशंस होते नहीं है। कि मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर कोई जो लाइट है, अगर लाइट है वो क्या करती है आपका, अगर वो किसी अगर मतलब ग्लास, अगर कोई मतलब ग्लास मीडियम है वहां से पास करती है तो कैसे बिहेव करेगी, कैसे बिहेव करेगी? सबसे पहले तो क्या है, ये इंसिडेंट लाइट है। ये कैसी लाइट है, यहां से लाइट इंसिडेंट कर रही है, और ये है नॉर्मल। और जो आपका जो मीडियम है, जो एक्चुअल में क्या है, अभी ग्लास है, तो जो ये अभी ग्लास है, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम। ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। और जो बाहर है वो है आपका रेयर मीडियम, जो एयर है वो है आपका अभी रेयर मीडियम। अगर जो एयर होती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। ठीक है, रेयर मीडियम और जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है। ठीक है, अब जो लाइट है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी, कहां जाएगी? रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ मतलब अभी बेंड होगी, ये नॉर्मल से दूर, अभी सीखा हमने। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहां को होगी मूव? वो नॉर्मल की तरफ मूव होगी। ठीक है, वो अभी कहां होगी मूव? वो नॉर्मल की तरफ मूव होगी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये R1। ठीक है, अब जब वो दूसरे सरफेस पे टकराएगी और यहां से बाहर जाना चाहेगी, जब वो दूसरे सरफेस पे टकराएगी तो अब दूसरे केस में कहां जा रही है? फर्स्ट केस में तो रेयर से डेंसर जा रही है, मतलब नॉर्मल की तरफ आएगी। दूसरे केस में कहां जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। कहां जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। और यहां पे दिखाई भी दे रहा है कि R2। ठीक है, R2 क्या है? I2 से ज्यादा बड़ा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको बोला इंसिडेंट रे, जहां से लाइट ने चलना शुरू किया था, ये है आपकी इंसिडेंट रे। और जो बाहर निकली वो निकली एमर्जेंट रे। कैसे निकली बेटा? वो निकली एमर्जेंट रे। क्या मेरी बात समझ में आई? एक है इंसिडेंट रे और एक है आपकी एमर्जेंट रे। ठीक है, और यहां से ये निकल के आता है कि जो I1 एंगल है, I1 एंगल इज इक्वल टू R2। I1 एंगल इज इक्वल टू R2, मतलब जिस एंगल पे लाइट एंटर करी थी उसी एंगल से बाहर भी निकली है। ठीक है, वो ये दिख भी रहा है। तो ये इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है आपस में बेटा? पैरेलल है। पैरेलल है, लेकिन दोनों, अगर ये जो स्लैब है अगर ये नहीं होती, ठीक है, तो लाइट कैसी जाती? इस डायरेक्शन में जाती, सीधे देखो ऐसे जाती सीधी, लेकिन ऐसे गई नहीं है, यहां से निकली है बाहर। ठीक है, तो जो गैप है तो दोनों अगर जाती तो क्या सीधी जाती? क्या दोनों के बीच में गैप है? ठीक है, ये जो गैप है, ये जो गैप है तो दोनों पैरेलल, हैं तो दोनों पैरेलल। तो जो ये गैप है इसको नाम दिया जाता है लेटरल शिफ्ट। क्या नाम दिया जाता है? लेटरल शिफ्ट। ओके, लेटरल शिफ्ट इज बेसिकली नथिंग बट द डिस्टेंस, यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन an incident light without any refraction, incident ray without any refraction, the distance between incident ray without refraction
विदाउट रिफ्रैक्शन एंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, जो रे बाहर निकली, इसको बोला हमने क्या, एमर्जेंट रे। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये छोटी छोटी चीजें, इसके ज्यादा डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है। हमारे यहाँ पे फोकस है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो थोड़ी सी जो मतलब बोल सकते हो कि दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हुआ क्या, क्या होता है रिफ्रैक्शन, कैसे वर्क करता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो अब तक हमने पढ़ा वही बेसिक हर फॉर्मूले के डेरिवेशन में यूज होगा, हर फॉर्मूले के डेरिवेशन में यूज होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर किस चीज में उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, उस चीज, हर चीज को कैसे यूज करना है। क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक कि नहीं? थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अपेरेंट हाइट एंड रियल हाइट। अपेरेंट हाइट एंड रियल हाइट, ठीक है, ये क्या है? अगर ये कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका? सबसे पहले तो ये नॉर्मल, अगर ऑब्जर्वर देखने वाला ऊपर है, और दूसरे केस में क्या है, जो देखने वाला है वो थोड़ा सा साइड में है। देखने वाला क्या है? साइड में है। अब क्या है, ये डेंसर मीडियम है, सिंपल सी बात है, पानी के अंदर रखा गया है, और क्या है, H2 इसकी मान के चलो रियल डेप्थ है। H2 क्या है? रियल डेप्थ है। ठीक है, अब जब किसी, पहली बात तो अगर मेरे को कोई चीज देखनी है, इफ आई वॉन्ट टू सी समथिंग, तो मेरे को कोई चीज अगर देखनी है तो मैं इसको देखूंगा कैसे, बताओ? अगर मेरे को कोई चीज देखनी है तो लाइट को कहां से चलना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट से चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कोई कॉइन रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नीचे सरफेस पे, और किसी ऑब्जर्वर को उसको देखना है, तो लाइट को कहां से चलना पड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, जो ये कॉइन रखा हुआ है यहां से चलना पड़ेगा। और लाइट जब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से चलेगी तो हर डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक दो रे मान लेते हैं, एक ये ओ डैश, तो ये गई आपका, एक ये वाली रह गई, देखो 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 देखो, ये वाली रह गई। अब जैसे ये मीडियम चेंज करेगी, जब बाहर वाला मीडियम कैसा है बेटा? रेयर मीडियम है, अंदर वाला कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और इसमें से नॉर्मल कौन सा है? ये रहा आपका नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये क्या है आपका? नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आई? तो नॉर्मल से दूर जाएगी कि नॉर्मल की तरफ? ऑब्वियसली बात है, डेंसर से रेयर में जब जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो नॉर्मल से दूर ऐसे। क्या बात समझ में आ गई? और इस आंख में जब लाइट पड़ेगी तो उसको क्या फील होगा? उसको फील होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पे रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई? और सरफेस से जो इस ऑब्जेक्ट तक की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट तक की हाइट है, जिसको बोल दिया हमने H1 या फिर अपेरेंट डेप्थ। क्या बोल दिया आपको? अपेरेंट डेप्थ। सेम सेकंड केस में भी अगर आंख यहां है तो यहां से लाइट चलेगी और दूर भागेगी, क्योंकि इस केस में एक नॉर्मल ये है और एक नॉर्मल ये है। तो इस पर्टिकुलर आई को, इस आई को ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या रियल डेप्थ मतलब जब कोई भी चीज किसी जैसे पानी में होता है, पानी में जैसे कोई नींबू रखा है, कोई पानी का जग बाल्टी में पड़ा हो, तो आपको वो ऊपर दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि लाइट जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से चली और जैसे उसने मीडियम चेंज किया, मतलब रिफ्रैक्शन हुई, तो आपको वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा उसको बोला अपेरेंट डेप्थ, लेकिन एक्चुअल में तो कहीं वो नीचे पड़ा हुआ है ना, एक्चुअल में तो वो कहीं नीचे पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ में आई? तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है, अपेरेंट डेप्थ जो पढ़ते हो, अपेरेंट डेप्थ ये आपको पता होना चाहिए। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? ये अगर मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो क्या ये डेंसर मीडियम है? क्या इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है? और यहां पे दिख भी रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने निकाला है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, अगर ये अभी डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा है, तो क्या रियल डेप्थ को कम कर देगा? और ऐसा
होगा भी और ऐसा होगा भी। क्या मेरी बात समझ में आई है? अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से लाइट ने चलना शुरू किया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कौन सा? जहां से लाइट ने चलना शुरू किया है। यहां पे लाइट कहां से चलना शुरू किया है? 1। तो यहां पे कौन सा मीडियम होगा? N1 2। ठीक है, हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कौन सा, या फिर बोल सकते हो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट इज placed. Are you getting my point or not? Let's say the refractive index is n. The refractive index is n और एयर के केस में अगर बाहर एयर है तो एयर के केस में सिंपल होगा 1। तो अपरेंट डेप्थ कितनी आएगी? अपरेंट डेप्थ विल बी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय n। n1 2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और 1 इस केस में क्या है? जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है तो अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से छोटी ही आएगी। अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से छोटी ही आएगी। और ये डेप्थ कहां से नापी गई है? These all the distances are measured from the surface, measured from this surface जो you can say the separating medium, जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ये भी पता नहीं, ये भी ना पता हो कि कहां से भी कहीं से भी उठा के कुछ भी लिख दो। ये अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ क्या है आपका? These are the distances from the surface which separating two mediums. These are all the distances taken from the surfaces, taken from the surface which separates two medium, which separates टू मीडियम्स। आर यू एबल टू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है थोड़ी बहुत कि नहीं? तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, ठीक है, सब कुछ की नहीं समझ आया? ठीक है, समझने की कोशिश करना। जो ऊपर लॉज पढ़ लिए वही लॉज बार बार यूज होंगे, हर तरफ वही लॉज यूज होने वाले हैं, वही लॉज यूज होने वाले हैं। ठीक है जी, आगे जो मेन फंडा आता है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन टू से दैट कि हाँ दो मीडियम तो हैं बट वहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टीआईआर इसको कभी कभी बोल देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है आपका? इट इज द फिनोमिनन इन विच refraction of light not take place। वो बात कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है, कैसी है, लेकिन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नॉट टेक प्लेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ा सा भी बस समझना बस है ना, ये मीडियम है, ये मान लिया मीडियम चलो 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है जी, अब क्या है कि मैंने क्या किया, यहां पे मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है। ठीक है जी, डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला मीडियम कैसे? रेयर मीडियम। और हमेशा याद रखना, टीआईआर तो चलो हम समझ लेंगे, हमेशा याद रखना टीआईआर टेक प्लेस ओनली व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। मतलब पॉसिबिलिटी है कि टीआईआर कहां पे होगा? टीआईआर वहीं पे होगा जहां पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जाए। टीआईआर यहां पे मैं लिख भी देता हूं, टीआईआर only take place when light travels from denser to rarer medium। क्या मेरी बात समझ में आने लगी है कि नहीं? अगर डेंसर से रेयर मीडियम लाइट नहीं जा रही है
तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या ये छोटी छोटी बातें समझ में आई है कि नहीं? क्या थोड़ा बहुत दिमाग चलने लगा है? चलो शुरू करते हैं, कैसे समझना है इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल लाइट ने, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया और ये उसका नॉर्मल है, उसका ये नॉर्मल है ना। तो जब ये नॉर्मल है तो लाइट, ये नॉर्मल है तो लाइट क्या मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी कि पास? दूर जाएगी। डेंसर से रेयर मीडियम में हमेशा लाइट कहां जाती है? दूर, ठीक है। तो ये लाइट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे कुछ जाएगी लाइट, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगी। अब क्या होगा? अगला केस, यहीं से लाइट, मैं क्या करता हूं, ये कोई आई है, ये कोई आर, ठीक है। अगर मैं आई एंगल को बढ़ाता हूं तो बस मुझे बता दो कि अगर मैं यहां पे आता है तो आई एंगल बढ़ेगा कि अभी छोटा होगा? आई एंगल बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मैं बढ़ाता हूं तो क्या आर भी बढ़ेगा? ठीक है, मान के चलो यहां से लाइट गई सेम, तो क्या होगा? अब अगर ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल होगी, नॉर्मल हमेशा सरफेस से होगा, तो लाइट कहां को जाएगी? ये I1 मान लिया, ये R1 मान लिया। मैं क्या कर रहा हूं? अब आई एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहा हूं, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मान लिया I2 और ये R2, सो I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड R2 इज आल्सो ग्रेटर। मतलब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाऊंगा, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। और सिंपल सी बात है, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि लाइट अपना एक सिंपल जो फिनोमिना करती है, तो अभी मतलब अभी रिफ्लेक्शन तो कर ही रही होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट तो हो ही रही होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट तो हो ही रही होगी। ये तो सिंपल आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो मैंने आपका ये जो अभी मतलब आपकी जो ग्रीन कलर से बनाई है तो हो ही रहा है। चेंज किस में आ रहा है? ये तो आपकी जो बाहर जा रही है। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता जा रहा हूं, क्या होता जा रहा है? रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या होता जा रहा है? ये मैंने उल्टा बना दिया, यहां होगा ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कि मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? जब ये बढ़ता जाएगा बच्चे, तो क्या होता जाएगा? ये अगर बढ़ता जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना, ये एंगल इस सरफेस के पैरेलल, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो बाहर जाने वाली रे है, ये आपका उसी सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे अगर मैं एक और बनाऊं, एंगल और बड़ा हो गया I3, और ये मान लिया उसका नॉर्मल है, ये उसका नॉर्मल है। ये एंगल जो I3 है, ये जो एंगल I3 है, इसके लिए R इतना बड़ा है कि ये इसी सरफेस के पैरेलल हो गया। R की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। R3 की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? एंगल ऑफ, और जो अभी मतलब आपका रिफ्लेक्शन वाला केस है वो तो चल ही रहा है पैरेलली। रिफ्लेक्शन वाला केस क्या है? वो तो चल ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, ये तो जैसे हो रहा है ये हो रहा है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका R3 90 डिग्री, मतलब R जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ाता हूं, अगर मैं उसके बाद थोड़ा सा भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ाता हूं, तो कोई भी लाइट बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद अगर मैं कोई भी एंगल बढ़ाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं कोई भी लाइट आगे लेके जाता हूं, कोई भी लाइट आगे लेके जाता हूं, तो बाहर कोई लाइट जाएगी नहीं, सारी की सारी कहां आ जाएगी? अंदर आ जाएगी। कहां कहां जाएगी? अंदर आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसी सिचुएशन, और ये डेंसर मीडियम है, ये मान लो बाहर वाला एयर मान लेते हैं फिलहाल। क्या मान लेते हैं? एयर मान लेते हैं। तो बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1, और अंदर वाले का मान लेते हैं n। अंदर वाले का क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये I3 एंगल है, जिसमें R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 93 हो गया,
इस I3 एंगल को बोला जाता है आपका बेसिकली क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। क्या नाम दिया गया बेटा इसको? क्या नाम दिया गया इसको? इसको नाम दिया गया क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या है? वो एंगल है जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है या फिर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? सरफेस के पैरेलल। अगर मैं कोई भी I3 या कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लूंगा तो अब लाइट बाहर नहीं, सारी की सारी अंदर ही आएगी, बाहर कोई लाइट जाएगी नहीं या फिर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, या फिर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्या बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई है? इसको नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल या IC। मेरी बात समझ में आई? इसको मैं लिख भी सकता हूं। अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं डेंसर मीडियम को 1 मानूं तो मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ IC, साइन ऑफ IC डिवाइड बाय साइन ऑफ R, साइन ऑफ R, और क्या होगा वहां पे? 1 डिवाइड बाय N ही होगा ना उसमें। क्या होगा? 1, क्योंकि एयर के लिए 1 है, एयर के लिए 1 है, ठीक है। उसको ऐसे लिखते हैं ना, N21, तो N21 का मतलब 2 तो 1 है और ये N है। क्या ये N है? क्या मेरी बात समझ में आई? और साइन R क्या है? 90, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं N इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ C। अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो अभी क्रिटिकल एंगल क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ C, साइन ऑफ C या फिर IC, जिसको क्या बोला हमने? C के आपका बेसिकली क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल है? किसी भी मीडियम में कुछ ना कुछ क्रिटिकल एंगल पक्का होगा। अगर उस क्रिटिकल एंगल से ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है तो लाइट कभी रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, वो उसी मीडियम में रह जाएगी, वो उसी मीडियम में रह जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? और किसी भी मीडियम का अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू, अगर दूसरा मीडियम एयर है तो इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ C, 1 बाय साइन ऑफ C। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? यहां पे रेयर मीडियम को एयर माना गया है, तब यहां पे N आया है, तो नहीं तो N1 बाय N2 आता। लेकिन क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? जितना आपकी बुक में लिखा है उतना तो मैंने बता दिया, उतना मैंने बता दिया। क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है? ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत काम की चीजें। जब आपके छोटे छोटे अभी क्वेश्चंस आते हैं, किसी क्वेश्चन में यूज करना होता है, ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई है? आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी। ठीक है जी, आगे चले। बस जो ऊपर जो हमने पढ़ा, जो आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग है वही है। यहां पे क्या है? वाटर, यहां भी एयर ही लिया गया, वहां भी क्या किया गया? एयर। तो एंगल ऑफ, जब ये क्रिटिकल एंगल होगा तो पैरेलल हो जाएगी सरफेस के, और थोड़ा सा भी अभी क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे तो अब कोई भी लाइट बाहर नहीं जाएगी। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ C। तो आप किसी भी, या साइन ऑफ C इज इक्वल टू 1 बाय N, तो किसी भी इंटरफेस का आप अभी क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय N, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय N। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है। जो हमने अब तक पढ़ा बस उसी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका TIR इन नेचर। TIR इन नेचर में दो फेमस, या एक फेमस एग्जांपल आपने पक्का ही सुना होगा कि TIR की एप्लीकेशंस क्या है। एक सबसे पहले आता है आपका डायमंड। क्या आता है? डायमंड का केस आता है। डायमंड का केस क्या है? डायमंड का केस कुछ नहीं है कि डायमंड को ऐसे कट किया जाता है कि एक बार अगर उसमें लाइट एंटर कर जाए तो उसमें जो भी लाइट किसी भी एंगल पे पड़ती है उसके अंदर, तो वो अभी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होता है। तो लाइट अंदर ही ट्रेवल करती रहती है, और जब लाइट अंदर ही ट्रेवल करती रहती है तो आपको उसकी वजह से क्या होता है? आपका हीरा चमकता है। जो डायमंड होता है वो आपका क्या होता है? अभी चमकता है। सेकंड आपने सुना होगा मिराज। मिराज जैसे कभी रोड ट्रेवल करते हैं ऐसा लगता है कि आगे पानी है, रेगिस्तान में दूर से देखो तो पानी है। ठीक है, उसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, लेकिन ये दोनों एप्लीकेशंस किसकी हैं? आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। या कभी देखोगे आप, अगर बहुत दूर कोई अभी ट्री है तो आपको उल्टा दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से दिखाई देता है? वो भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देता है। ठीक है,
क्या मेरी बात समझ में आई है? थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है। ठीक है, TIR को कहां से कहां पे यूज करना है। ठीक है, मतलब TIR का ये भी बोलने का मतलब है ना, अगर आप देखोगे मैं क्या करूं, लाइट में कोई सिग्नल मिक्स कर दूं, कोई ऐसी चीज, कोई जैसे टेलीकम्युनिकेशन में कुछ डाल दूं लाइट में, तो लाइट तो कभी वेस्ट ही नहीं हुई ना, लाइट बाहर गई नहीं, मतलब लाइट कभी वेस्ट ही नहीं हुई। अगर लाइट की इंटेंसिटी को पूरा बचा के रखना है, पूरा संभाल के रखना है, तो मैं TIR का अभी करवाऊंगा। वो लाइट कभी बाहर जाएगी ही नहीं, मतलब पूरी की पूरी जितनी, अगर यहां से फॉर एग्जांपल 1 यूनिट लाइट चली है तो यहां पे पूरी की पूरी मेरे को 1 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, TIR का ये फायदा है, इसलिए पढ़ रहे हैं TIR, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होने दो, मतलब पूरी की पूरी लाइट आपके पास बची हुई है। इसका उसकी इंटेंसिटी वैसी की वैसी रहती है, उतनी तो जो आपने सिंपल जो अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें भी नहीं होता। कि मेरी बात समझ में आ गई है? आगे सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस हैं जो आपने सुना होगा। सबसे फेमस जो एप्लीकेशन है वो है आपकी प्रिज्म, वो है आपकी प्रिज्म। ठीक है, और ये जो ग्लास होता है, जो अभी प्रिज्म में जो भी यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे जो आपका जो अभी क्रिटिकल एंगल है, जो अभी क्रिटिकल एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री होता है। जो अभी क्रिटिकल एंगल आता है वो क्या आता है, 42 डिग्री आता है। तो क्या आता है, ये जो प्रिज्म है इसको इन 3 शेप्स में रखा गया है। ठीक है, इनको इन 3 शेप्स में रखा गया है। तो जब ये लाइट यहां से गई, ये तो नॉर्मल है, ये तो सीधा बनाएगा, लेकिन यहां पे जब जैसे ही ये गिरी, तो ये एंगल अगर 45 है, ये एंगल अगर 45 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये भी कितना होगा बेटा, ये भी 45 है, और 45 क्या 42 से बड़ा है? क्या 45 जो बीच में लिखा है क्या वो 42 से बड़ा है? और अगर 45 एंगल है और वो अभी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, लाइट बाहर नहीं जाएगी, तो आपका टकरा के टोटल पूरा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तभी आपका बी पार्ट यहां आया, और यहां पर भी क्या हो गया, ये एंगल कितना है 45, और दिस इज 45 इज ग्रेटर देन 42, एंड 42 क्या है आपका, 42 है आपका क्रिटिकल एंगल। अगर इस एंगल से ऊपर लाइट गिरेगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ओनली क्या होगी, रिफ्लेक्ट। सेम सेकंड केस में भी है, यहां पे भी अगर आप जाओगे तो एंगल कितना दिखाई देगा, इसमें भी एंगल 42 होता है, तो ये एंगल भी कितना है, ये एंगल अगर 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा बेटा, ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, तो इसका ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो 45 42 से ज्यादा, मतलब अभी प्रिज्म को ऐसे रखा गया है। और सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, TIR तभी होगा जब लाइट कैसी होगी, डेंसर मीडियम से रेयरर। तो ये क्या है, ये है आपका ग्लास, तो ये डेंसर मीडियम और बाहर वाला कैसा है, रेयरर। ये डेंसर, बाहर वाला कैसा, रेयरर। तो यहां भी TIR हो रहा है, सेम एंगल कितना है ये 45, सेम एंगल कितना है ये 45 के आसपास। ठीक है, यह ज्यादा भी होगा, लेकिन ये 42 से ज्यादा ही है। यहां पे भी TIR हो रहा है, यहां पे भी TIR है, तो लाइट टकरा के वापिस जा रही है, लेकिन यहां पे बाहर आ जाएगी। यहां पे क्या है, यहां पे इस केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, इसलिए वो बाहर आ गई, इसलिए वो बाहर आ गई। क्या मेरे बेसिक से अंडरस्टैंडिंग समझ आई है? ठीक है, तीनों केसेस में एक ही चीज है कि जो वहां पे डेंसर मीडियम, यहां पे लाइट टोटल रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? ठीक है, ये एग्जांपल आपकी बुक में दी है। ये लाइट की इंटेंसिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, बोल सकते हैं कि लाइट वेस्ट नहीं होती। ठीक है, मतलब जितनी चमक लाइट की है वो हमेशा बनी रहेगी TIR के थ्रू। ठीक है, और जो रिफ्लेक्शन होती है जो हमने सिंपल सी पढ़ी अभी स्टार्टिंग में, वहां कुछ एक अभी मतलब बोल सकते हो मिस कर सकते हो, लेकिन ऐसे केसेस में लाइट का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहां भी क्या होता है कि लाइट को ऐसे एंगल में अभी ये जो है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, अंदर तो आपका डेंसर मीडियम है, और उसके बाहर जो अभी मतलब क्लैडिंग लगी है वो क्या है आपका रेयरर मीडियम। तो लाइट जब अंदर मूव करेगी यहां पे हर जगह क्या होगा आपका TIR। तो यहां से कोई लाइट के साथ कोई सिग्नल चला और वो अंदर ही घूमता रहा, मतलब क्या हो गया आपका
मिनिमम लॉस ऑफ सिग्नल। TIR ने क्या किया, कोई भी लाइट जब बाहर ही नहीं गई तो उसके साथ जो सिग्नल चल रहा है, तो सिंपल बोल सकते हो आप मिनिमम लॉस ऑफ सिग्नल। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये फायदे होते हैं आपका TIR के, ये फायदे होते हैं आपके TIR के। क्या थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है कि नहीं? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन अब तक हमने स्टडी किया उसको अच्छे से समझना है, उसको खुद से प्रैक्टिस करनी है एंगल बनाने की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी थी, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, मतलब जो अभी प्रिज्म है, प्रिज्म से पहले हम सारी बातें कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझना जरूरी है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 50% इसका आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, बेसिक आइडिया आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है जी, सो आई होप आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम। अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।